आपने चेतना के ऊपर बहुत बोला। बाबा जी, हमारी समझ में अभी नहीं आया कि चेतना आखिर है क्या। व्हाट इज कॉन्शियसनेस? इसे हम उल्टे तरीके से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे तो समझ में आने जैसी ये चीज है नहीं। कॉन्शियसनेस इज गॉड, फुल कॉन्शियसनेस इज गॉड। लेकिन फिर भी समझाने की चेष्टा करूंगा। जब व्यक्ति समाधि में होता है तो क्या होता है, ये उल्टे तरीके से मैं आपको समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। इसको अच्छी तरह से समझ लेना। जब व्यक्ति समाधि में होता है तो क्या होता है, बाहर से आपको देखने में समाधिस्थ व्यक्ति और कोमा में गया हुआ व्यक्ति और निद्रा में गया हुआ व्यक्ति में कोई फर्क नहीं मालूम पड़ेगा। तीनों अवस्थाओं में अगर कोई व्यक्ति समाधि में गया है या कोई व्यक्ति निद्रा में गया है या कोई व्यक्ति निद्रा में भी नहीं, समाधि में भी नहीं, कोमा में गया है, इन तीनों का बाहरी लक्षण बिल्कुल वही होगा, सेम। तो फिर कैसे पता लगे? आपको नहीं पता लगेगा। जो व्यक्ति जाता है समाधि में, यह बड़ा नितांत वैयक्तिक अनुभव है। आप नहीं जान सकोगे, लेकिन मैं इसको विस्तार पूर्वक समझाने की चेष्टा करूंगा। जैसे ही व्यक्ति समाधि में उतरता है तो आप देखोगे वह निश्चेष्ट हो जाता है। निश्चेष्ट हो जाता है का अर्थ उसके सारे शरीर से, सारे स्नायु तंत्रों से, दिमाग से, इंद्रियों से सारी शक्ति, सारा करंट एक जगह के ऊपर केंद्रित हो जाता है, जिसे भगवान कृष्ण स्थिति प्रज्ञ कहते हैं। समाधि में आपको बाहर की होश नहीं रहती, निद्रा में भी आपको बाहर की होश नहीं रहती, और कोमा में भी आपको बाहर की होश नहीं रहती। फिर आपको कैसे पता चले कि यह व्यक्ति समाधि में? यही गड़बड़ हो जाती है। इस संसार ने बहुत से ऐसे व्यक्ति जिनकी अचानक समाधि लग गई, जो अचानक सुपर कॉन्शियसनेस में प्रवेश कर गए, उनको उसी अवस्था में अग्नि दे दी, जला दिया। सही ढंग से देखें तो दबाने की परंपरा तब शुरू हुई जब ऐसे कुछ केस हो गए जिनमें जला दिया गया, अवशेष न बचे, तो दबाने की प्रक्रिया की गई। और दबाने की प्रक्रिया भी ऐसे की गई जैसे कुछ कब्र के भीतर रखकर व्यक्ति की लाश को और उसको पूरा कवर कर दिया गया, इस तरह जैसे हम डेड बॉडी को शीशे के एक बनावट में रखते हैं।
ताकि अगर यह व्यक्ति समाधि में हो तो जब वापस आएगा तो अपने शरीर को सुरक्षित पाएगा। यह कारण था मुर्दे को दफन करने का, वास्तविक कारण ये था। बाद में तो परंपराएं हो गई, धर्मों के अपने अपने नियम बन गए, लेकिन समाधि सारी शक्ति शरीर की अंगों से खींचकर मनस की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति जब एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, जिसको मैं कहता हूं आपके भीतर चेतन मन, अचेतन मन, कोलेक्टिव अचेतन मन, सामूहिक चेतन मन, कोलेक्टिव कॉन्शियसनेस। चौथा मन नहीं है, अस्तित्व है। वहां जब चली जाती है चेतना और कंडेंस हो जाती है तो वह व्यक्ति समाधि अवस्था में होता है। लेकिन उसके सारे शरीर, बुद्धि और यंत्रों से, ये सभी हमारी यंत्र हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बुद्धि भी, हमारे सारी इंद्रियां भी हमारे शरीर का इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जब सारी शक्ति इंस्ट्रूमेंट से खींचकर उस तल पर पहुंच जाती है जिसका मैं अक्सर वर्णन करता हूं, कोलेक्टिव सुपर कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना, वैश्विक चेतना जिसे हम कह देते हैं। और जब वैश्विक चेतना में व्यक्ति जाता है तो वह भेद रहित हो जाता है और बंधन रहित हो जाता है और सीमा रहित हो जाता है। इसीलिए उसके शरीर की सीमा समाप्त हो जाती है, मन की सीमा समाप्त हो जाती है। एक बात का और ध्यान में रख लेना, ये तो आपको पता ही है, जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे हमारी होश बाहर के संसार में फैलना शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे हम भीतर जाएंगे हमारी होश भीतर इनवर्ट होनी शुरू हो जाएगी। जैसे कछुए की हम उदाहरण देते हैं। कछुआ शरीर के सारे अंगों को समेटकर उस खोल के भीतर ले आता है। बिल्कुल समाधि अवस्था में ऐसा ही होता है। आप होश को कहते हैं, अवेयरनेस को कहते हैं जागृति। जागृति अवेयरनेस नहीं है। होश जागृति नहीं है। जागृति है शक्ति का वह संचार, बहिर्मुखी संचार, उसे हम कहते हैं जागृति। लेकिन आपने क्योंकि वो आंतरिक जागृति कभी देखी नहीं, इसलिए आप सिर्फ एक ही जागृति से वाकिफ हो, वो है बाहरी जगत की जागृति, और उसे ही आप होश कह देते हो, उसे ही आप अवेयरनेस कह देते हो। लेकिन अवेयरनेस वो नहीं। जैसे ही जागृति यानी करंट यानी एनर्जी हमारी इंद्रियों के प्रवाह में आ जाती है तो हमारी इंद्रियां अपना अपना काम करना शुरू कर देती हैं। ध्यान से समझिएगा, चेतना चलती है भीतर से, उस तल से जिसे मैं कोलेक्टिव सुपर कॉन्शियसनेस कहता हूं। कोलेक्टिव सुपर कॉन्शियसनेस से वो चलती है कोलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस की तरफ, और कोलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस से वो चलती है अनकॉन्शियसनेस की तरफ, कोलेक्टिव अनकॉन्शियस से अनकॉन्शियस की तरफ। तीसरा तल आ गया नीचे से,
पहले सामूहिक चेतन, फिर सामूहिक अचेतन, फिर इंडिविजुअल अचेतन और फिर चेतन। ये 4 तल हैं। फ्राइड ने 5 बताई क्योंकि उसने चेतन और अचेतन के 2 अंश कर दिए, अवचेतन और अचेतन। खैर, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसकी कोई विशेष व्याख्या में फर्क नहीं पड़ता उसके। जो चीज़ें थोड़ा गहरे उतर जाती हैं, थोड़े गहरा उतर जाती हैं, उनको वो अवचेतन कहता है, और वो चीज़ें जो ज़्यादा भारी होती हैं और बहुत नीचे तलहटी पे बैठ जाती हैं, तो उन्हें सिगमंड फ्राइड कहता है अचेतन। लेकिन अगर आध्यात्मिक परिभाषा में देखा जाए तो जब हमारी कॉन्शियसनेस बाहर आती है, जब हमारी शक्ति बाहर इंद्रियों में फैलती है, तो हम अक्सर उसे होश कह देते हैं। वो होश नहीं होता, वो होती है जागृति। भीतर से एनर्जी आई और वह हमारे अंग प्रत्यंग में समा गई और हमारी इंद्रियों ने काम करना शुरू कर दिया। कान सुनने लगे, आंख देखने लगी, जीवा स्वाद लेने लगी, दिमाग सोचने लगा, मन चलने लगा। सारे कलपुर्जे जैसे विद्युत के बिना सारी मशीनरी, सारा कारखाना ठप हो जाता है, वैसे ही ठप पड़ा था। लेकिन जैसे ही एनर्जी आ गई, विद्युत आ गई, तो सारी मशीनरी ने चलना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है हमारा सारा संयंत्र। यह एक कारखाना है, इसके सारे कलपुर्जे चल रहे हैं, लेकिन चलते हैं विद्युत से, और उस विद्युत को हम कहते हैं एनर्जी। और वो एनर्जी आती है मूल रूप से कलेक्टिव सुपर कॉन्शियसनेस से, हमारे अंतरिम तल से। शायद आप समझ गए होंगे। लेकिन एक बात और समझ लें, आप जागृति समझते हो कि जागृति ज्यादा बढ़ जाती है तो व्यक्ति को समाधि लग जाती है। नहीं, सच में तो मैं ये कहूं कि जब समाधि लगती है तो आपकी इंद्रियां अनकॉन्शियस हो जाती हैं। उल्टा का, मैं इसलिए उल्टा समझा रहा हूं आपको। जैसे ही आपको समाधि लगती है, यानी आपने उत्तर लेंस देखा, सूरज से आती हुई किरणों का बिखराव जब कॉन्वेक्स लेंस पर पड़ता है, तो वह कॉन्वेक्स लेंस उन सब को एकत्रित कर कर एक बिंदु में समाहित कर देता है, और वह बिंदु कागज को आग लगा देता है। बिल्कुल ऐसे ही है तुम्हारी चेतना का फैलाव। जब सूरज की तरह होता है तो आपको बाहरी होश होता है। आप बाहर से इंद्रियों के द्वारा सारा कर्म कर सकते, हाथ पांव हिलेंगे, बोलोगे, सोचोगे, सुनोगे, स्वाद चखोगे, आपका दिमाग काम करेगा, आपके विचार चलेंगे, सारी मशीनरी आपकी काम करेगी। लेकिन जैसे ही सूरज की किरणें उत्तल लेंस पर पड़ी, कॉन्वेक्स लेंस पर पड़ी, और वो सारी शक्ति, सारी ऊर्जा उत्तल लेंस ने कन्वर्ट कर दी एक बिंदु में, और कागज को आग लग गई। बिल्कुल ऐसे ही समझिएगा, समाधि में आपकी सारी शक्ति एक स्थान पर बिंदु तक सीमित हो जाती है। उस बिंदु का फैलाव समस्त सृष्टि में है। बहुत से लोग मुझे पूछ लेते हैं
कि बाहर से ज्यादा होश में आना समाधि की तरफ अग्रसर होने का कदम है? नहीं। बाहर से आप कितना भी होश में हो, उससे समाधि का कोई मतलब नहीं। उससे सिर्फ यही है कि हमारे शरीर का एक कल्प ऊर्जा ज्यादा बढ़िया काम कर रहा है, हमारी आंखें ज्यादा देख रही हैं, ज्यादा शक्ति है, कान तेजी से सुन रहे हैं, दिमाग ज्यादा काम कर रहा है, मन तेजी से चल रहा है, सभी इंद्रियां अपने अपने काम में निष्णात हैं। यह तो है जागृति, अवेयरनेस है। जब ये जागृति कंडेंस होकर उस स्थान पर चली जाए जिस स्थान को भगवान कृष्ण स्थिति प्रज्ञ कहते हैं, और जैसे मैं अपनी भाषा में या साइंटिफिक भाषा में, वैज्ञानिक आध्यात्मिक वैज्ञानिक परिभाषा में मैं सामूहिक चेतन मन कहता हूं। चेतना जैसे जैसे भीतर जाएगी वैसे वैसे बढ़ेगी, और चेतना का एक गुण है। क्या गुण है? चेतना का गुण है आनंद। चेतना का आनंद है, शांति है, और चेतना का मस्ती है। ये तीन गुणों से भरपूर है, शांति, आनंद और मस्ती। जैसे जैसे आप अपनी चेतना के कंडेंसेशन पॉइंट पे जाओगे तो आपको अभूतपूर्व शांति मिलेगी, अभूतपूर्व आनंद मिलेगा, और अभूतपूर्व मस्ती मिलेगी, जिसे हम सुरूर कह देते हैं। ऐसे जैसे कि किसी ने मद्यपान किया, लेकिन बाहर का नशा आपको बेहोश करेगा, आपको सुरूर आएगा लेकिन आपको बेहोश करेगा, लेकिन भीतर का नशा, उस मस्ती का नशा आपको आनंद देगा, और आनंद भी कहीं अनंत गुना ज्यादा, और आप बाहोश रहोगे, बेहोश नहीं रहोगे। जैसे ही उस आनंद के फैलाव को, उस शक्ति के फैलाव को आप इंद्रियों में प्रवाहित करोगे तो आप ज्यादा अच्छी तरह से सोच सकोगे, ज्यादा अच्छी तरह से विश्लेषित कर सकोगे, ज्यादा अच्छी तरह से तुम्हारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम कर पाएंगे। बाहर का होश ज्यादा होना चेतना नहीं है। चेतना बाहर के होश से संबंध ही नहीं रखती है, बाहर के होश से संबंध रखती है जागृति। दो चीजें आ गई, जैसे बिजली है, गहरा विषय है, ध्यान से समझेंगे समझा जाएगा। जैसे बिजली है और बिजली से रोशनी देने वाला बल्ब है, और बिजली से चलने वाला पंखा भी है, बिजली से चलने वाला एसी भी है, बिजली से चलने वाला हीटर भी है। इनके गुण अलग अलग हैं। हीटर गर्माइश देता है, एसी ठंडक देता है, पंखा हवा देता है, बल्ब रोशनी देता है। आप कहोगे एक ही चीज, फंक्शन इतने, बहुत फंक्शन है, बहुत अनंत फंक्शन है ईश्वर के इस चेतना के। अलग अलग रूपों में जब ये ढल जाती है, कानों में जाती है सुनने लग जाती है, आंखों में जाएगी तो सुनेगी नहीं, देखेगी, जीभ में जाएगी तो देखेगी नहीं, चखेगी, और नाकों में जाएगी तो चखेगी नहीं, सूंघेगी,
और दिमाग में जाएगी तो देखेगी नहीं, सोचेगी। और त्वचा के ऊपर इसका फैलाव होगा तो सोचेगी नहीं, स्पर्श का महसूस करोगे आप, एहसास करोगे, फीलिंग होगी स्पर्श की। ये सभी इंद्रियां अपने अपने काम करेंगी, लेकिन एनर्जी के बिना ये काम नहीं कर सकेंगी। और इस एनर्जी के द्वारा जो इंद्रियों में शक्ति आती है, अब आप समझ लेना, मैं पॉइंट के ऊपर आता हूं। इस एनर्जी के द्वारा जो इंद्रियों में या बुद्धि में या मन में चेतना आती है, वह चेतना नहीं है। जैसे बिजली अपना रूप बदल लेती है, बल्ब में प्रकाश, एसी में ठंडक, हीटर में गर्मी, वैसे ही चेतना सभी अंग प्रत्यंग में होकर अपने अपने कार्यों को, फंक्शंस को बदल लेती हैं। लेकिन जैसे ही ये एक चेतना जो अलग अलग तरह के रोल निर्वहित कर रही थी अपने भीतर जाती है, तो यह उस आनंद के सरोवर में एकाकार हो जाती है, कॉन्डेंस हो जाती है। चेतना का फैलाव बाहर नहीं होता। शरीर के द्वारा आप चेतना का फैलाव, अगर आपका शरीर ज़्यादा मजबूत है, आप दूर तक देख सकते हैं, आपके कान दूर श्रवण कर सकते हैं, आपकी जीवा ज़्यादा अच्छी तरह से टेस्ट कर सकती है, आपकी चमड़ी ज़्यादा अनुभव कर सकती है, तो ऐसा मत समझना कि आप ज़्यादा चेतन हो। नहीं, आप ज़्यादा जागृत हो। जागरण, जागृति और चेतनता, इनमें बुनियादी फर्क है। चेतना का बाहर वितरित हो जाना जागृति, और चेतना का भीतर कंडेंस हो जाना कॉन्शियसनेस। शक्ति का बाहर फैल जाना जागृति, और शक्ति का भीतर एक स्थान पर एकत्रित हो जाना चेतना, कॉन्शियसनेस। ये फर्क है, बड़ा गहरा फर्क है, लेकिन मैंने आपको इसे समझाया उल्टे तरीके से। इसीलिए जब आप आनंद में होते हो, सरूर में होते हो, तो आपकी आंखें बंद होनी शुरू हो जाती। क्यों? क्योंकि सरूर के क्षणों में आपकी एनर्जी भीतर खिसकती है। जैसे जैसे आप भीतर खिसकोगे, वैसे वैसे आपको आनंद ज़्यादा से ज़्यादा, प्रगाढ़ से प्रगाढ़तम होता जाएगा। जैसे जैसे आप बाहर आते जाओगे, आनंद प्रगाढ़ से क्षीण 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 होता जाएगा। एनर्जी का भीतर जाना, चेतना का भीतर जाना आनंद को बढ़ाएगा, और एनर्जी का बाहर आना, चेतना का बाहर आना खुशी को घटाएगा। बाहर की वस्तुएं देखोगे आप, बाहर का नज़ारा देख सकते हो, अच्छा बुरा, ये सब उस शक्ति से हो पाएगा जो कि भीतर से बाहर की इंद्रियों की तरफ मुड़ गई। लेकिन जैसे ही ये सारी शक्ति सभी इंद्रियों से कॉन्डेंस होके अपने उस मकाम पे पहुंची जो कॉन्डेंसेशन पॉइंट है, कंसंट्रेशन पॉइंट है, तो आनंद का आप एक गांठ बन जाओगे। आनंद की एक स्रोत में सारा आनंद डूब जाएगा। इसलिए बहिर्मुखी लोग इतने दुखी होते हैं, अंतर्मुखी लोग इतने सुखी होते हैं।
और परम अंतस में होने वाला व्यक्ति महासुखी होता है। जितना आप अपने अंदर में उतरोगे उतना ही आपको सुख छलकता हुआ मिलेगा। जितना जितना आप अपने भीतर जाओगे गहरे और गहरे और गहरे, वैसे वैसे बाहर की ऊर्जा घटेगी, भीतर की ऊर्जा बढ़ेगी और बाहर से एनर्जी को खींच के जैसे जैसे आप भीतर उतरोगे वैसे वैसे आपको आनंद ज़्यादा मिलेगा। बहिर्मुखी होना इसलिए दुख देता है, अंतर्मुखी होना इसलिए सुख देता है। यही कारण है कि नींद में भी आप अंतर्मुखी हो जाते हो, ध्यान में भी आप अंतर्मुखी हो जाते हो, और समाधि में तो आप अंतर्मुखी तो होते ही हो, लेकिन आप कंडेंस हो जाते हो एक पॉइंट। ये है कंसंट्रेशन, चेतना। चेतना और जागृति ये एक ही चीज नहीं। चेतना और जागृति दो चीजें हैं। जागृति तब बनती है जब वो इंद्रिय में प्रवाहित होती है। समझाती है बात। चेतना जागृति तब बनती है जब वो इंद्रियों में प्रवाहित होती है और उसके फंक्शन अलग अलग होते हैं। लेकिन चेतना जब अपने भीतर कंडेंस होती है तब उसकी अलग अलग फंक्शन नहीं होते, तब वो शुद्ध सत्य चित्त आनंद होती है, चेतन होती है, आनंद स्वरूप होती है, मस्ती होती है और शांति होती है। और जैसे चेतना बाहर आएगी, कान में जाएगी सुनने लगेगी, आंख में जाएगी देखने लगेगी, जीवा में जाएगी टेस्ट करने लगेगी, बोलने लगेगी, दिमाग में जाएगी सोचने लगेगी, स्किन के भीतर जाएगी तो स्पर्श का अनुभव करेगी और नाक में जाएगी तो सूंघने लगेगी। उसके फंक्शन बदल जाते हैं इंद्रियों में आने से। और जैसे ही इंद्रियों से खींच के कंडेंस होती है एक जगह तो उसके अलग अलग फंक्शन समाप्त हो जाते हैं। वो अपने शुद्ध स्वरूप में जो उसकी क्वालिटी है वो ही रह जाती है। उसकी क्वालिटी है क्या? आनंद स्वरूप, मस्ती, शांति, इसका स्वरूप है वो सत्य चित्त आनंद। सत्य में शांति है, चित्त में चेतनता है, आनंद में मस्ती है। ये तीनों का स्वरूप सत्यम शिवम सुंदरम, तीनों का स्वरूप आपके भीतर इकट्ठा हो जाता है। इसे ही हम त्रिमूर्ति कहते हैं। इसके तीन गुण हम गिना देते हैं, वस्तुतः चेतना चीज एक ही है। वो मस्ती का खजाना, वो ओशन जिसे हम ओशन ऑफ लव कहते हैं, ये सिर्फ बोलने के ढंग में अलग अलग रूप से व्याख्यायित हो जाती है, वरन इसका गुण तो एक ही है, चेतन। और चेतनता से आती है शांति, और चेतनता से ही आता है आनंद और सरूर, मस्ती। जैसे ये इंद्रियों में जाएगी, बहिर्मुखी हो जाएगी, आनंद खो जाएगा, मस्ती भी खो जाएगी, शांति भी खो जाएगी, कोलाहल में गुम हो जाओगे। इंद्रियों के साथ एकाकार हुए तो इंद्रियों का स्वभाव चेतना के भीतर समाहित हो जाएगा। चेतना उनको फील करना शुरू करेगी और आपकी क्लिंगिंगनेस आपको सुखी या दुखी
या सुंदर दृश्य देखने वाली, या सुंदर स्मेल लेने वाली, सुंदर टेस्ट करने वाली, सुंदर कर्णप्रिय आवाज सुनने वाली, या तीक्ष्ण आवाज सुनने वाली, ये अलग अलग चीजों में कन्वर्ट हो जाएगी। एक जब चेतना भीतर होती है तो एक, चेतना जब बाहर होती है तो बहु, बहुश्याम, एको अहम बहुश्याम। तुम भीतर एक होते हो जब कॉन्डेंसेशन पॉइंट पे होते हो, और जैसे जैसे वो शक्ति आप बाहर आती है तो बहुश्यामी हो जाते हो। कानों में गई सुनने लगी, आंखों में गई देखने लगी, जीवा में गई स्वाद चखने लगी, बोलने लगी, कंठ में गई, नाकों में गई सूंघने लगी, दिमाग में गई सोचने लगी। तो एको अहम बहुश्यामी का ये भी मतलब था। तुम रोज एको अहम बहुश्यामी होते हो, लेकिन होते हो सोते सोते, मूर्छित मूर्छित। रोज आप सोते हो, और सोते वक्त तो आप वहीं होते हो जहां समाधि में होते हैं। बस सुप्त अवस्था में होते हो, इसलिए आपको सुप्त अवस्था में समाधि के आनंद की हल्की सी एक खुशबू मिलती है। समाधि में तो आप वो फूल ही हो जाते हो जो सुगंध का कारण है, और नींद में आप फूलों में जो सुगंध निकलती है, वाष्प, सिर्फ उसे ही महसूस कर पाते हो। ये दोनों का फर्क मैंने आपको समझा दिया। नींद में आप बहुत फ्रेश उठते हो, क्योंकि उस तत्व से जो आनंद की वाष्पीभूत अवस्था से उठती हुई तरंगें आपको फ्रेश कर जाती हैं, तृप्त कर जाती हैं। लेकिन समाधि में आप वो फूल ही हो जाते हो, आप वो खजाना ही हो जाते हो, आप वो समुद्र ही हो जाते हो। नींद में उस समुद्र से उठती हुई शांत शीतल लहरें, बस वही आपको तृप्त करती हैं। लेकिन आप समुद्र में छलांग नहीं लगाते, समुद्र की शीतलता के भीतर नहीं उतर पाते। नींद में भीतर शीतलता में समुद्र के उतरने के लिए तो समाधि की आवश्यकता होती है, और समाधि में आप परम चेतना में होते हो। और समाधि के आगे का काम क्या है? संबोधि। समाधि और संबोधि में भी फर्क है। समाधि में सिर्फ तुम कॉन्डेंस होते हो अपने भीतर, उस आनंद की अवस्था में, लेकिन संबोधि में आपका फैलाव दूर दिग दिगंतर सारे विश्व में, सारी अस्तित्व में आप फैल जाते हो। वो होती है संबोधि। समाधि और संबोधि का फर्क भी मैंने आपको बताया। समाधि में आप सिर्फ शरीर मृतवत, इसलिए हम मृत व्यक्ति की समाधि को समाधि कहते हैं। क्यों? जैसे शरीर मृतवत हो जाता है, बस 5 तत्व का पुतला, अब इसमें से एनर्जी खींच ली गई, इसलिए वो समाधि के रूप में ही रह गया। तो समाधि में आपकी सारी शक्ति, शरीर जड़वत हो जाएगा और आप पूर्ण चेतन हो जाओगे। लेकिन संबोधि में आपकी चेतना एक जगह कंडेंस नहीं रहेगी। संबोधि में आपकी भीतर की चेतना फैलाव होगी। वो संबोधि की घटना है। एनलाइटनमेंट हम जिसे कहते थे, वो फैलेगी, सारे पूर्ण अस्तित्व में फैल जाएगी। उससे आगे कोई अनुभव नहीं। जब आप विशाल अस्तित्व हो जाते हो, विराट हो जाते हो,
और आपका कोई और छोर नहीं रहता, आपका कोई आदि अंत नहीं रहता। आप एक विशाल फैलाव की तरह हो जाते हो, अनंत आनंद के सागर के समान आपका अस्तित्व हो जाता है। हर स्थान, हर जर्रे में आपका प्रवेश होता है। वो होती है संबोधि। समाधि में आप अपने ही भीतर कॉन्डेंस होते हो, और समाधि के बाद का जो फैलाव है वो आप सारे अस्तित्व में फैल जाते हो। समाधि में आप परम आनंदित अवस्था में होते हो, समाधान हो जाते हैं, चित्त गर जाता है, प्रश्न गर जाते हैं। आप बहुत मस्ती, सुरूर, शांति और आनंद की अवस्था में होते हो। लेकिन यह असली मुकाम, अल्टीमेट गोल नहीं है। अल्टीमेट गोल है आपके किए से कुछ नहीं होगा। तुम समाधि भी तुम्हारे किए से नहीं होगी, तुम्हारे किए से ध्यान भी नहीं होगा। जब सारा कुछ छोड़ोगे तो ही ध्यान होगा, और जो और क्लिंगनेस छोड़ोगे तो समाधि होगी। और जब बिल्कुल सारा कुछ आप छोड़ दोगे तो आपका फैलाव दिग दिगंतर तक आप फैल जाओगे, और सब जर्रे में आप ही आप होगे। इसलिए मैं कहता हूं, कबीर, नानक, बुद्ध अलग नहीं, समुद्र एक है, नाम उसे कुछ भी दे दो। आखिर जब बूंद समुद्र में समा जाती है तो समुद्र ही तो हो जाती है, उसका अलग से नाम कहाँ बचता है। बस वो अस्तित्व हो जाती है, आनंद से भरे हुए अस्तित्व के खजाने। इसे कहते हैं कॉन्शियसनेस। बाहर जाओगे बहिर्मुखी दुख पाओगे, भीतर जाओगे अंतर्मुखी सुख पाओगे। और जैसे जैसे अंतर्मुखी होते जाओगे आपके सुख की सीमा गहराती जाएगी, आपके मस्ती की सीमा गहराती जाएगी, आपकी शांति की सीमा अनंत होती जाएगी। बाहर जाने से दुख, भीतर कॉन्डेंस होने से सुख, शांति, आनंद, मस्ती। और उस समाधि के बाद, जिसे हम एनलाइटनमेंट कहते हैं, ज्ञान का होता है। ज्ञान ये होता है, समाधि में पता चलता है कि तुम शरीर नहीं, शरीर से परे आपको अपनी स्थिति साफ साफ पता चलता है। समाधि में आपको पता चलता है कि तुम शरीर नहीं, और संबोधि में आपको पता चलता है कि आप विश्वव्यापी चेतना हो, कलेक्टिव सुपर कॉन्शियसनेस। समाधि में आपको पता चलता है कि आप शरीर नहीं हो, शरीर से अलग आप ऊर्जा हो, जिस ऊर्जा के कारण आपके सारी इंद्रियां वर्क कर रही थी। और संबोधि में आपको पता चलता है, एनलाइटनमेंट में आपको पता चलता है कि आप शरीर नहीं हो, वर्ण आप विराट चेतना हो। सभी को ऐसा अनुभव होता है, इसलिए सारे भेद मिट जाते हैं। इसलिए ज्ञानी भेद नहीं करता। ज्ञानी भेद की दीवारें गिर जाती हैं तब वो ज्ञानी होता है। कॉन्शियसनेस का सारा फार्मूला मैंने आपको बता दिया। ऐसे ऐसे आप जाओगे, आनंद गहरा होने लगे तो आप समझना आप अपने करीब आ रहे हो, उस केंद्र बिंदु के करीब आ रहे हो। और दुख गहना होने लगे तो आप समझना कि मैं उस केंद्र बिंदु से दूर होता चला जा रहा हूं। इस बात को ध्यान में रखना, ये मेजरमेंट है। दुख बढ़ने लगे तो आप समझना आप बहिर्मुखी हो रहे हो। सुख बढ़ने लगे, मस्ती बढ़ने लगे, आनंद बढ़ने लगे तो आप समझना कि मैं अपने उस तत्व के करीब आ रहा हूं। यही लक्षण है। धन्यवाद।